नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दलित वोट बैंक साधने की कवायद तेज हो गई है। हर सियासी दल को पता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में दलित वोट बैंक निर्णायक है। दलित वोट बैंक को साधने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की आज की बड़ी तैयारी सामने आई है। होम मिनिस्टर अमित शाह का कौशांबी दौरा इसी वजह से सुर्खियों में रहा। कौशांबी उत्सव दलित सम्मेलन के जरिए बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है। आज कौशांबी में होम मिनिस्टर अमित शाह फुल चुनावी मूड में नजर आए। कौशांबी के मंच से अमित शाह दलित वोट बैंक को साधते नजर आए। कहना गलत नहीं होगा कि कौशांबी के मंच से अमित शाह 2024 के चुनाव अभियान को आगाज करते नजर आए। कौशांबी से अमित शाह ने कैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की, कौशांबी से कैसे अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। कौशांबी महोत्सव में राम कथा का आयोजन हर किसी को आकर्षित कर रहा है। 3 दिन चलने वाले कौशांबी महोत्सव में हर शाम कवि कुमार विश्वास राम कथा सुनाने वाले हैं। रामचरितमानस पर जारी सियासी खींचतान के बीच राम कथा का आयोजन खास होने वाला है, वो भी दलित वोट बैंक को साधने के लिए राम कथा का इस्तेमाल कर हर किसी को हैरान कर रहा है। कांग्रेस का आयोजन करवाने वाले बीजेपी सांसद विनोद सोनकर का कहना है कि अपने अपने राम की व्याख्या खास है। राम का चरित्र व्यापक है। हर पहलू को जनमानस के सामने लाना इस आयोजन का खास मकसद है। कौशांबी महोत्सव के हर पहलू को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, उसे समझने और समझाने की कोशिश भी करूंगा। उधर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का दौर नजर आ रहा है। मायावती का कमजोर देखना दलित वोट बैंक के खींचतान को बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के दलित वोट बैंक को हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी कोशिशें तेज कर दी। वहीं समाजवादी पार्टी के मिशन काशीराम ने हलचल बढ़ा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजों के लिए उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्म करना होगा। उत्तर प्रदेश में दलित वोटर निर्णायक भूमिका में है। उत्तर प्रदेश के करीब 22% दलित वोटर किसी का भी पलड़ा भारी कर सकते हैं, किसी भी कमजोर को भी कमजोर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति के बारे में भी आपको पूरा गणित समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह का एक कार्यक्रम आज अचानक सुर्खियों में आ गया। चर्चा गरमाने लगी। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी तैयारी की बात होने लगी। कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी दलित वोट बैंक वाली तैयारी शुरू कर दी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में होम मिनिस्टर अमित शाह उत्तर प्रदेश के कौशांबी दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह आज तकरीबन 12:30 बजे के करीब कौशांबी पहुंचे। सबसे पहले शक्तिपीठ मां शीतल देवी की पूजा अर्चना की। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने फसैया मैदान पहुंचकर कौशांबी महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। करीब 3 बजे तक कौशांबी में रहने के बाद अमित शाह आजमगढ़ के लिए रवाना हो गए। इस 150 मिनट के कौशांबी दौरे के दौरान अमित शाह ने माहौल को बदल दिया। गृह मंत्री अमित शाह आज पूरे चुनावी मूड में नजर आए।
एक तरीके से अमित शाह ने आज से ही 2024 के चुनावी महासंग्राम का आगाज कर दिया है। कौशांबी की धरती से पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को बड़ा संदेश देते नजर आए अमित शाह। 2024 में एक बार फिर से देश में मोदी सरकार बनाने की अपील करते नजर आए देश के होम मिनिस्टर अमित शाह। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनाना चाहता हूं अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। मैं यहाँ आया हूं तब मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करना आया हूं। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में मोदी जी पर भरोसा कर एक मुक्त भाजपा को वोट देकर यहाँ सपा बसपा कांग्रेस इसका सुपड़ा साफ किया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। 14 के बाद 17 के चुनाव में भी मैं पार्टी का अध्यक्ष था। तब आया, तब रिकॉर्ड ब्रेक 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी और मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद 19 का चुनाव आया, उसमें भी आपने सपा बसपा कांग्रेस सब एकत्रित थे, सबको हराकर फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद 22 का चुनाव आया, योगी जी को फिर से आपने मुख्यमंत्री बनाया। अब यूपी वालों में पूछने आया हूं, अब 24 का चुनाव है, मुझे बताओ 24 में यूपी क्या करेगा? जरा जोर से बोलिए, क्या करेगा भाई? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है ये मोदी के जो नारे लगे ना, ये सिर्फ कौशांबी नहीं, सिर्फ यूपी नहीं, यूपी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संदेश देने वाले। जब मैं कौशांबी आया हूं तब समग्र पूर्वांचल और बुंदेलखंड सभी मतदाताओं को अपील करने आया हूं कि 24 की लड़ाई में पूर्वांचल और बुंदेलखंड की हर सीट पर कमल खिलाइए और मोदी जी को फिर से एक बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाइए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं आखिर क्यों आज अमित शाह की कौशांबी दौरा चर्चे में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनावी प्रचार का आगाज करने के लिए अमित शाह ने कौशांबी को ही क्यों चुना? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह इस इलाके में अनुसूचित जाति जनजाति की बहुलता है, ज्यादा है। कौशांबी की बात करें तो जिले की आबादी 35% आबादी दलित समुदाय की है। लगभग 2 दशकों तक यह इलाका बहुजन समाज पार्टी का किला रहा है। साल 2017 में पहले तक विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन इस इलाके में जिले में शानदार रहता था। साल 2014 के हालात बदले। साल 2014 के बाद से ही इस पूरे इलाके में, कौशांबी इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर देखने को मिली है। और कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश का यह दलित बहुल इलाका ऐलान करता है दलित वोटरों का विश्वास ब्रांड मोदी में लगातार बढ़ रहा है। नतीजे सबके सामने हैं। कौशांबी से बीजेपी के विनोद सोनकर लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। विनोद सोनकर की मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्रांड मोदी से दलित वोटरों को कनेक्ट करने में विनोद सोनकर ने खूब पसीना बहाया। कौशांबी महोत्सव के इस कार्यक्रम को 5 साल बाद से फिर से शुरू कराने का श्रेय भी सोनकर को जाता है। और बीजेपी ने विनोद सोनकर को उनकी मेहनत के लिए उनको इनाम भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लगातार प्रमोट किया है। सांसद विनोद सोनकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं। और यही वजह है कि आज अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में विनोद सोनकर को अलग से सम्मान दिया। उनके सम्मान में जमकर तालियां भी बजी।
आज जिनके बुलावे पर मैं यहाँ आया हूँ, हमारे सांसद महोदय आगे आओ भैया, अरे ताली बजाओ सांसद के लिए भाई। सोनकर जी जिन्होंने आज ये सारे खिलाड़ियों को एक मंच दिया है, खिलाड़ी सभी ताली बजाए सांसद सोनकर के लिए। कौशाम्बी महोत्सव से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं। इसके जरिए बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से दलित और वंचित समाज के वोटरों को मोबिलाइज करना चाहती है। इस तरीके से मेगा समागम कराकर सियासी लाभ बटोरना चाहती है, ऐसा राजनीति के जानकारों का मानना है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कौशाम्बी महोत्सव दलित सम्मेलन को पूरे सूबे के दलित वोट बैंक को लुटने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। अमित शाह ने आज कौशाम्बी को करीब 612 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है, जिनमें ज्यादातर योजनाएं दलित समुदाय के उत्थान, दलित समुदाय की बस्तियों के लिए समर्पित बताई जा रही है। ग्राम सभा पसैया में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। 117 योजनाओं का लोकार्पण किया। कौशाम्बी महोत्सव में कवि डॉक्टर कुमार विश्वास की रामकथा भी खूब चर्चा में है। महोत्सव में कवि कुमार विश्वास रामकथा के जरिए अपने अपने राम की व्याख्या भी करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कुमार विश्वास 3 दिनों तक अलग अलग कथाएं सुनाएंगे। रामचरितमानस को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच इसे बड़ा प्रयास माना जा रहा है और इसके जरिए दलित वोटरों के साथ अपने रिश्तों को रिवाइव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जुटी नजर आती है। सांसद विनोद सानकर का कहना है कि रामकथा का मकसद राम के सर्वव्यापी चरित्र को जनमानस के सामने लाना है। इसके अलावा कौशाम्बी उत्सव में 551 जोड़े का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी शामिल है और अंतिम 2 दिन 2000 दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण देने के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कौशाम्बी के सियासी महत्व को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इस इलाके से 2024 का चुनावी आगाज किया है। राष्ट्रीय मुद्दों को आधार बनाकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको गृह मंत्री अमित शाह को सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। आज मैं यहाँ आया हूं तब विपक्ष की भी बात करना चाहता हूं। कल ही संसद समाप्त हुई। आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश का बजट सत्र एक भी बैठक करे बगैर, चर्चा करे बगैर समाप्त। विपक्ष के नेताओं ने संसद तो चलने नहीं। कारण क्या? राहुल गांधी को संसद पद से अयोग्य घोषित किया गया, उनको निकाला गया। भाई ये कानून कौन लाया? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर इस कानून को बनाया। मनमोहन सिंह लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए कानून सुधारना चाहते थे। राहुल जी ने उनको रोका। अहमदाबाद सूरत की एक कोर्ट ने राहुल जी को सजा दी। सजा होते ही सांसदी चली जाती है, चाहे कोई भी हो। अब तक 17 विधायक सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कौशाम्बी के बाद गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ पहुंचे। अमित शाह का दौरा विकास के साथ साथ आजमगढ़ के पहचान से जुड़ा रहा है। आजमगढ़ को 4583 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देने के साथ अमित शाह ने आज आजमगढ़ के हरिहरपुर संगीत महाविश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। एक वक्त था जब आजमगढ़ की पहचान पर दहशतगर्दी का दाग लग गया था और अब यह कहना गलत नहीं होगा कि इसे हरिहर संगीत घराने से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही आजमगढ़ को जल जीवन
मिशन के तहत पाइपलाइन सड़कों का चौड़ीकरण, आवासीय विश्वविद्यालय जैसी कई परियोजनाओं की सौगात मिली है। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। समाजवादी पार्टी के गढ़ से गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के लिए हुंकार भरी थी। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए अमित शाह को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए आजमगढ़ से अमित शाह की ये गरज। सबसे पहले योगी जी को बधाई देना चाहता हूं, जिस आजमगढ़ को पूरे देश भर में आतंक के केंद्र के रूप में माना जाता था, वो आजमगढ़ की धरोहर हरिहर घराने को फिर से सम्मान देने के लिए संगीत महाविद्यालय की आज यहां नींव रखने का काम हुआ। मित्रों, मुझे ठीक याद है, मैं गुजरात का गृह मंत्री था। अहमदाबाद में बम धमाके हुए थे और जब अहमदाबाद की पुलिस बम धमाकों के सूत्र ढूंढते ढूंढते देश भर में से आतंकियों की गिरफ्तारी कर रही थी, तब उसका सबसे बड़ा सूत्रधार आजमगढ़ के अंदर से पकड़ा गया था। और योगी जी ठीक ही कह रहे थे, आजमगढ़ की छवि कभी ये हरिहर घराने से जानी जाती थी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जैसे गायकी के विद्वानों से जानी जाती थी। वो आजमगढ़ को, वो छवि को धूमिल करने का काम ये सपा बसपा सपा की। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली। लोकसभा चुनाव में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ नहीं लगी। यहां से अखिलेश यादव ने बाजी मारी। अखिलेश यादव के सीट छोड़ने के बाद से उपचुनाव में जाकर भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ की सीट मिली। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आजमगढ़ से जीत गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही आजमगढ़ में मेहनत करना शुरू कर दिया। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ इस समय आगे बढ़ रही है और उसी की तैयारी का यह नतीजा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस इस वक्त दलित वोट बैंक पर है। अमित शाह का कौशाम्बी आजमगढ़ दौरा इस लिहाज से बहुत खास माना जा रहा है। इन दोनों इलाकों में 3 महत्वपूर्ण खेमा है। इसमें दलित समुदाय भी है, यादव समुदाय भी है और मुस्लिम भी है। यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की पकड़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोट बैंक पर पूरा फोकस बढ़ा दिया है। कौशाम्बी जिले की 35% आबादी दलित समुदाय से आती है, जबकि 14% मुस्लिम समुदाय से है। और वहीं आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में 22% दलित की आबादी है और करीब इतनी ही तादाद वहां पर मुस्लिम समुदाय की है। दोनों इलाकों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी अभी से अलर्ट मोड पर नजर आई है और इन दोनों जिलों में, दोनों इलाकों में दलितों का साथ 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दे सकता है। इसलिए अमित शाह लगातार इन इलाकों में मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कौशाम्बी और आजमगढ़ से बीजेपी ने बड़ी शुरुआत कर दी है। इन दोनों सीटों से गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे उत्तर प्रदेश के दलित वोट बैंक पर असर डालने की कोशिश की है और इस वक्त बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक पकड़ कमजोर होती दिख रही है। इसका फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी मिशन काशीराम चला रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी दलित वोटरों को रिझाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का दलित वोटर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दलित समुदाय लंबे वक्त तक मायावती का मजबूत वोट बैंक रहा है और इस वोट बैंक की बुनियाद पर मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन चुनाव दर चुनाव
बहुजन समाज पार्टी कमजोर प्रदर्शन करने के साथ मायावती जनता के बीच चमक खोती जा रही है। इसी का फायदा उठाने में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में छूट गई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कुल दलित आबादी 22% के करीब है। दलित उत्तर प्रदेश में दो हिस्सों में बटा है। एक जाटव जिनकी आबादी तकरीबन 55% के आसपास है, दूसरा गैर जाटव जिनकी आबादी 45% है। गैर जाटव दलित में करीब 50-60 जातियां हैं और उपजातियां शामिल हैं। मायावती दलितों की सबसे बड़ी आबादी वाले जाटव समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। काशीराम भी इसी जाति से ताल्लुक रखते थे। जाटव के बाद पासी और धोबी समुदाय सबसे बड़ी आबादी वाली जाति है। पासी, धोबी, कोरी, खटिक, धानुक, खरबार, वाल्मीकि से लेकर अन्य दलित जातियों को गैर जाटव कहा जाता है। और दलित वोट एक वक्त कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन काशीराम के चलते बसपा का परंपरागत वोटर बन गया। मायावती के लगातार चुनाव हारने से उनकी पकड़ दलित वोटों पर कमजोर हुई। चुनाव में बीएसपी से दलितों की मौभंग होते नजर आया और गैर जाटव दलित मायावती का साथ छोड़ चुका है। लोकसभा विधानसभा के चुनाव में गैर जाटव वोट बीजेपी के पाले में खड़ा दिखाई दिया। बहुजन समाज पार्टी के गिरते गिराफ से दलितों की बेचैन नजर आ रही है और 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कुल 12.88% वोट मिले थे। एक विधानसभा सीट मिली थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी की इतनी बुरी हार के बाद हालात सुधरते अब नजर नहीं आ रहे हैं। चुनावी रिजल्ट के 1 साल बीतने के बाद अब तक मायावती सक्रिय नहीं हो सकी, जिसके चलते विपक्षी दलों के नजर उनके वोट बैंक पर टिक गया है। और यही नहीं, 2022 के चुनाव में जाटव वोटों पर भी मायावती की पकड़ कमजोर हुई है। दलित, जाटव, गैर जाटव दोनों ही वोट पर भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ बनाई तो समाजवादी पार्टी का भी ग्राफ पहले से बढ़ा है। कुछ पासी बहुल जिलों में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में काशीराम की विरासत को लेकर जंग सी छिड़ी हुई है। अनुसूचित जाति को साधने की कोशिश में सियासी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। दलितों पर फोकस करने की रणनीति बीजेपी ने पहले शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी जोर आजमाइश तेज कर दी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं और राष्ट्र की आवाज के जरिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे अखिलेश यादव ने रायबरेली में काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करके हलचल मचा दी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में सियासी जिंग छिड़ गई और पिछले 3 अप्रैल के दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली में काशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ मौजूद रहे। काशीराम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम रहे हैं। काशीराम सूबे की दलित राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं। काशीराम ही बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर चुके हैं। रायबरेली कॉलेज में काशीराम की प्रतिमा लगाने का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी ने किया और इसे समाजवादी पार्टी का बड़ा दांव माना जा रहा है। राज्य के दलित वोट बैंक में सेंधमारी का कोशिश मानी जा रही है और इस मौके पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। लेकिन आपने विधानसभा में देखा होगा, जो सरकार दूसरी बार बनी है उसको अगर कोई घेरने का काम कर रहा है तो वो समाजवादी लोग हैं। उस सरकार को, जो बहुमत की सरकार है, जिसके साथ दिल्ली की सरकार भी है, और ये सरकार कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, अगर कोई उनसे टकरा रहा है तो विधानसभा में आपने देखा होगा कौन लोग टकरा रहे हैं उन लोगों से। रायबरेली में जनता ने समर्थन दिया। अगर हमारी थोड़ी बहुत और कोशिश हो जाती तो पूरी की पूरी रायबरेली समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई देती है। अखिलेश यादव के मिशन काशीराम को लेकर बहुत बड़ी तैयारी है। अखिलेश यादव ने इसके लिए बाकायदा टीम बना दी है। मिशन काशीराम को लेकर माहौल बनाने की जिम्मेदारी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ दलित नेता इंद्रजीत सरोज को भी दिया है।
इसके अलावा दलित नेता अवधेश प्रसाद को भी अखिलेश यादव ने यह जिम्मेदारी दे रखी है। समाजवादी पार्टी की कोशिश अपने कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम को साधने रखते हुए दलित को जोड़ने की कोशिश है। अखिलेश यादव का अंदाजा है कि 2022 के चुनाव में मिले 36% वोट बैंक में अगर 5 से 7% वोट और जुड़ सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में खेला हो सकता है। बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। मिशन काशीराम को लेकर अखिलेश यादव की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे से बड़ा सियासी संदेश देने की तैयारी लगातार हो रही है। समाजवादी पार्टी की अपनी तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है। देखना दिलचस्प होगा कि साल 2024 के लिहाज से किसकी चुनावी रणनीति उत्तर प्रदेश में कारगर साबित होती है। देश का दलित वोटर किसका भला करता है, किसे निराश करता है, इस पर सबकी उम्मीदें लगी हुई है। तो राष्ट्र की आवाज बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।